गुड मॉर्निंग टू ऑल। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास के अंतर्गत बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं मानव भूगोल के मुख्य जो सिद्धांत है उस सिद्धांतों के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले की जो क्लास हुई थी उस क्लास के अंतर्गत हमने मानव भूगोल किसे कहते हैं और उसकी परिभाषाएं और किस प्रकार से भौतिक भूगोल तथा मानव भूगोल में अंतर है, किस प्रकार से द्वैतवाद प्रारंभ हुआ। द्वैतवाद का जो श्रेय जाता है बर्नहार्ड वरानियस को जाता है, जिन्होंने अपनी पुस्तक जियोग्राफिया जनरलिस्टिस के अंतर्गत इसे सामान्य और विशिष्ट भूगोल के अंतर्गत डिवाइड किए। और उसके बाद मानव भूगोल जो है वह सामने आया। फिर उसके बाद उसके विषय क्षेत्र के अंतर्गत हमने कहा कि काफी बड़ा विषय क्षेत्र है और विषय क्षेत्र के अंतर्गत हम जनसंख्या या फिर हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी जो तत्व हैं और उन तत्वों के साथ मानव के क्या रिलेशंस हैं, उन सभी रिलेशंस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसके अंतर्गत हम जनसंख्या, मानव पर्यावरण के संबंधों को हम तीन रूपों में देखते हैं। प्रकृतिवाद क्या है, संभववाद क्या है और निश्चयवाद क्या है, यानी नेचुरलिज्म, पॉसिबिलिज्म और नियो डिटर्मिनिज्म क्या है। उसके बाद हम विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों, सांस्कृतिक भूदृश्य का अर्थ होता है जितने भी जो स्ट्रक्चर मानव बनाता है अपने उपयोग के द्वारा, अपने सभ्यता और संस्कृति के लिए जो बनाता है, जिस प्रकार से वो रेल मकान बनाता है, रेल गाड़ियों के पुल बनाता है, पटरियां बिछाता है, सड़कें बनाता है, मंदिर मस्जिद गिरजाघर बनाता है, स्कूल कॉलेज बनाता है, ये सारे के सारे उसके सांस्कृतिक भूदृश्य। प्राकृतिक भूदृश्य की अगर बात करें तो प्राकृतिक भूदृश्य के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है वे सभी तथ्य जो प्रकृति द्वारा निर्मित है। तो इस प्रकार से प्राकृतिक और सांस्कृतिक जो तथ्य हैं उसका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। इसके अलावा उसके कालिक विकास की बात की जाती है कि कालिक विकास जो है वो किस प्रकार से होता है। तो ये सारी की सारी जो सामग्रियां हैं वो मानव भूगोल के अंतर्गत पढ़ी जाती है, यानी मानव भूगोल की जो विषय वस्तु है उस विषय वस्तु के अंतर्गत इसको शामिल किया जाता है। इतना ही नहीं है, आगे भी जाकर बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जो मानव भूगोल की विषय वस्तु के रूप में जाने जाते हैं। तो आगे जो जितने भी जो तथ्य हैं उसको हम पढ़ते हैं आगे। और उसके बाद हम ब्रांचेज की बात करते हैं कि ब्रांचेज कौन कौन सी हैं। तो मानव भूगोल के अंतर्गत हम सामाजिक भूगोल, व्यवहारिक भूगोल, ऐतिहासिक, चिकित्सा, सामाजिक कल्याण, नगरीय भूगोल, राजनीतिक, सैन्य, निर्वाचन, जनसंख्या, आवास, आर्थिक आर्थिक भूगोल के अंतर्गत हम संसाधन, कृषि, उद्योग, पर्यटन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, यातायात, इन सभी जो भूगोल की विभिन्न जो शाखाएं, यानी लगभग 35-40 जो शाखाएं हैं, उन शाखाओं का अध्ययन करते हैं। आज की जो क्लास रहेगी वो बेसिकली हम सिद्धांत पर डिस्कस करने वाले हैं। सिद्धांत क्या होते हैं, यानी चाहे कोई भी विज्ञान हो, चाहे वो प्राकृतिक विज्ञान हो, चाहे वो सामाजिक विज्ञान हो, उसके कुछ सिद्धांत होते हैं, उसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिससे उसकी जो अध्ययन पद्धति है, ये प्रणाली है, उसका आभास होता है। इन सिद्धांतों का जो उद्देश्य होता है वो इस प्रकार से होता है कि जो अध्ययन की पद्धति हम इसको किस प्रकार से अध्ययन करें, तो उस अध्ययन पद्धति को समुचित व सक्रिय रूप किस प्रकार से प्रदान किया जा सकता है। तो इन सिद्धांतों के आधार पर ही हम इस प्रकार का निर्णय ले पाते हैं। तो मानव भूगोल के अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण वातावरण संबंधी विभिन्न प्रभाव है या मानव की जो क्रियाशीलता है, मानव तथा प्रकृति के बीच में जो जटिल अंतर संबंध पाए जाते हैं और उसके साथ ही साथ जो भूदृश्य वो निर्मित करता है, उन सभी को देखते हुए यहाँ पर मुख्य रूप से तीन सिद्धांत देखने को मिलते हैं। सबसे पहला जो सिद्धांत है जिसे कहा जाता है क्रियाशीलता का सिद्धांत। अब क्रियाशीलता का सिद्धांत जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी है। तो एक्टिविटी क्या कहती है, या इसे हम परिवर्तनशीलता का सिद्धांत भी कह सकते हैं। जैसे कि हमें पता है कि परिवर्तन जो है वो प्रकृति का शाश्वत नियम है। जगत के जितने भी जो तत्व हैं वो परिवर्तनशील है, चाहे वो तत्व जैव हो तथा अजैव, यानी जड़ हो चाहे चेतन हो, यानी सजीव है या चाहे निर्जीव है, उसमें चेंज आता रहता है। वे किसी न किसी प्रकार से परिवर्तित होते रहते हैं, या फिर तो उनका आकार बदलता है, या उनके प्रकार बदल जाते हैं, या मात्रा बदल जाती है, या गुण प्रकृति बदल जाता है। यानी कहने का अर्थ होता है कि पौधा जो है वह बड़ा होकर पेड़ बन जाता है, एक बड़ा पत्थर का टुकड़ा है, तो होना जरूरी नहीं है कि वो पेड़ पत्थर का टुकड़ा उतना ही बड़ा रहेगा, उसका अपर्दन हो सकता है, अपक्षय हो सकता है,
धीरे धीरे कह सकते हैं कि वह एक छोटे टुकड़े के रूप में डिवाइड हो सकता है। तो इस प्रकार से पृथ्वी पर जितने भी जो तथ्य पाए जाते हैं वो परिवर्तनशील पाए जाते हैं, यानी धरातल पर कोई वस्तु जो है वो सदैव स्थायी नहीं रहती बल्कि परिवर्तनशील रहती है। अब पृथ्वी हमारी भ्रमणशील है, दिन रात होते रहते हैं, वायुमंडल में सर्दी आती है, कभी गर्मी आती है, कभी बारिश होती रहती है, कभी हवा काफी तेज गति से चलती है, कभी तूफान के रूप में, तोकाती तूफान के रूप में देख सकते हैं, काफी बवंडर रूप में चलनी। तो कभी एकदम शांत, आज बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही है। वनस्पतियां या जो फसलें हैं उसमें भी परिवर्तन होता रहता है, छोटे छोटे जो फसल है वो बड़ी होती रहती है। इसी प्रकार के जीवों की बात करें, चाहे वो मानव हो चाहे पशु हो, तो उसमें भी आपको एक क्रम देखने को मिलता है। यानी जो जीव है वो पहले शिशु अवस्था में रहेगा, फिर मैच्योर होगा, प्रौढ़ अवस्था को प्राप्त करेगा, फिर वो वृद्ध होगा, यानी वो आपकी ओल्ड एज के अंतर्गत पहुंच जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम बात करें नदियों के बारे में, तो नदियां भी जो है वह भी इसी प्रकार से इसी क्रम में बहती रहती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पानी पहुंचाती रहती है। पर्वत पठार नदियों की बात करें, उसको नदियां काट काट कर जल के साथ बहाती है और मैदान बनाती है, या सागरों के अंदर उस डिपोजिट को जमा करती है। जो ऊंचे भाग है वो कटते रहते हैं, और नीचे जो खड्डे वाले भाग है वो धीरे धीरे उस जो कचरा जो नदियां बहा कर लेके जाती है उससे वो जमा होते रहते हैं। तो इस प्रकार से लगातार ये परिवर्तन होता रहता है। इसी प्रकार से सागर से जो जल वाष्प है वह आसमान में जाती है, आसमान में जाने के बाद वो धीरे धीरे संवहित जो धाराएं होती हैं वह संगठित होती है, उसमें सैचुरेशन का या संतृप्तता आती है, संतृप्तता आने के बाद कंडेंसेशन जिसे कहा जाता है, वर्षण होता है, संघनन की जो प्रक्रिया होती है। तो इस प्रकार से ग्लेशियर्स की बात करता है, तो ग्लेशियर्स जो हैं यानी बर्फ के जो क्षेत्र हैं वो पिघलते हैं, पिघलने से बर्फ निकलती है, बर्फ जो पानी है पिघलने से पानी बनता है, और पानी जो निकलता है वह नदियों के माध्यम से सागर। तो कहने का ये है कि हमारे चारों तरफ जितने भी जो तत्व पाए जाते हैं, चाहे वो प्राकृतिक हो चाहे आपके मानवीय हो, उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन हो रहा है। तो इसी प्रकार से इस परिवर्तनशीलता को बताते हुए ब्रून्स नाम के जो व्यक्ति है, ब्रून्स जो है, जैसे कि मानव भूगोल में एक महत्वपूर्ण स्थान मिला है, वो कहता है कि हमारे चारों चारों ओर जितनी भी जो वस्तु है वे सब परिवर्तनशील है, कोई वस्तु स्थिर नहीं है। और चूंकि भूगोल के भौतिक और मानवीय तथ्य निरंतर परिवर्तनशील है, अतः उसका उसी दृष्टि से अध्ययन करें। यानी ये जो सिद्धांत ये क्या कहता है, यानी मानव भूगोल का ये सिद्धांत कहता है कि मानव भूगोल कोई स्थायी विषय नहीं है। स्थायी विषय का अर्थ ये हो गया कि जब मानव भूगोल की किताब लिखी गई, जैसे कि हमने एस्किमो पढ़ा, तो एस्किमो के अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि वो अनोहाक नाम के या फिर इसी प्रकार के नामों का प्रयोग करते हैं, जिसमें वो सिकुड़ कर बैठते हैं, भालों का प्रयोग करते हैं। तो टाइम चेंज हो चुका है। तो आज अगर आप एस्किमो के क्षेत्र में जाएंगे तो आज भी वो हार्पून लेकर मछलियों को थोड़ी मारते होंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि वहां पर परिवर्तन हो गया। अब वो जो स्लेज गाड़ी जो लेकर जाने वाले जो एस्किमो थे, तो हो सकता है कि वो बर्फ पर चलने वाली मोटर से चलने वाली गाड़ियों को लेकर चल रहे हैं। जो हार्पून है उसकी जगह पर वो बंदूक का प्रयोग कर रहे होंगे। जहां पर वो चमड़े के वस्त्र जो खुद वो बनाते थे, या जो जूते हैं, तो जूते या उनके पहनने की जो कपड़े हैं वो चेंज हो गए होंगे। हमने बालों के संदर्भ में देखा कि उनके जो बाल है वो काफी लंबे लंबे इस प्रकार से हो सकता है। तो इस समय बार्बर की व्यवस्था यानी कि नाई की व्यवस्था हो गई है, या अपने बाल को वो काटने लग गए होंगे। तो हर प्रकार से उनकी जो रीति रिवाज है, उनकी जो आर्थिक क्रिया है, उनका जो सामाजिक संगठन है वो बदलता रहता है। तो मानव भूगोल कैसा विषय है? तो मानव भूगोल इस प्रकार का विषय है जिसके अंतर्गत इन बातों का ध्यान रखा जाता है कि जिस प्रकार से जो परिवर्तन हो रहा है, यानी जिस प्रकार से मनुष्य परिवर्तन हो रहा है, पृथ्वी के अंतर्गत परिवर्तन होता रहता है, तो इन परिवर्तनों के अनुसार हमें उसका अध्ययन करना चाहिए। यानी मनुष्य भी परिवर्तनशील है, विश्व के सभी गांव कस्बे नगर महानगर इन सभी की जनसंख्या परिवर्तनशील है। जो गांव है वो शहरों के अंदर बदल रहे हैं, जो शहरें हैं वो धीरे धीरे कह सकते हैं कि खंडहर बनते जा रहे हैं। तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, नालंदा, तक्षशिला अब केवल और केवल किस क्या है, एक केवल भग्नावशेष यानी एक खंडहरों के रूप में देखे जाते हैं। तो इस प्रकार से जगत के जितने भी जो जीव है, चाहे जड़ है चेतन है, सब परिवर्तनशील है। और यानी पृथ्वी तल पर कोई वस्तु स्थिर नहीं है, सभी में गतिशीलता है। या फिर तो वे विकसित हो रही है या उनका ह्रास हो रहा है, यानी या फिर तो वो डेवलप हो रही है या उसका कह सकते हैं कि डिग्रेशन हो रहा है, वो करती जा रही है। ये ब्रून्स का कथन है। तो सभी पर परिवर्तन और क्रियाशीलता का नियम
लागू होता है। अतः मानव भूगोल में इस क्रियाशीलता के सिद्धांत को स्थान दिया जाता है। ठीक है, तो इस यहाँ पे हमें इसका अध्ययन करता है। फिर दूसरा जो सिद्धांत है इसका, लॉ ऑफ आपके प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी कहा जाता है। पार्थिव एकता, जिसे हम सार्वभौमिक एकता कहा जा सकता है, या पार्थिव एकता या अंतर संबंधों का सिद्धांत कहता है, यानी प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी और इंटर कनेक्शन। अब वातावरण के सभी तथ्य, चाहे वे जड़ हो चाहे चेतन हो, जड़ और चेतन का अर्थ होता है कि चाहे वो सजीव हो तथा या निर्जीव हो, वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं। कोई भी परिस्थिति अकेली नहीं होती है, बल्कि उसका जन्म एवं विकास बहुत से तथ्यों के जटिल समूहों का के सहयोग से होता है। संपूर्ण पृथ्वी एक इकाई के रूप में मानी जाती है और उसके विभिन्न जो भाग होते हैं वो एक दूसरे से संयुक्त है। एक प्राकृतिक नियम है सभी का, सभी के एक जलवायु के नियम है, सभी एक प्रकार की जलवायु में एक प्रकार की वनस्पति देखने को मिलती है। जैसे कि अगर हम कहूं, मैं ये कहूं कि मरुद्भिद प्रकार की वनस्पति, यानी मरुस्थलीय वनस्पति, तो मरुस्थलीय वनस्पति का अर्थ ये हुआ कि आप विश्व में कहीं पर भी किसी भी मरुस्थलों के अंतर्गत जाएंगे तो मरुस्थलों में जितने भी जो वनस्पतियां मिलेगी, उन सभी वनस्पतियों की जो पत्तियां होगी वह छोटी देखने को मिलेगी। इसी प्रकार से विश्व के किसी भी भूभाग में आप पहुंच जाए, वहां पर जितने भी जो वृक्ष होंगे उनकी जड़ें काफी गहराई तक होगी, पत्तियां छोटी छोटी होगी, कांटेदार वनस्पति होगी, कैक्टस प्रकार की वनस्पति आपको देखने को मिलेगी, छोटे छोटे पत्तियों वाली वनस्पति देखने को मिलेगी। तो ये जो विशेषताएं हैं ये विश्व के सभी कोनों पर आपको देखने को मिल सकता है। इसी प्रकार से धरातल पर सभी जगह प्राकृतिक वातावरण का प्रभाव मानव पर पड़ता है। मानव अपने वातावरण से अनुकूल करता है, यानी अगर आप कहो कहीं पर भी जाओ कि कोई ठंडा प्रदेश है, तो ठंडा प्रदेश चाहे भारत का हो, चाहे चाइना का हो, चाहे वो कनाडा का हो, जब ठंडा प्रदेश होगा तो वहां पर ऊनी वस्त्र आपको सभी जगह पहनने हुए देखने को मिलेंगे। तो प्रत्येक भौगोलिक प्रदेश में रहने वाले जितने भी जो जीव होते हैं वह मिलजुल कर वातावरण के साथ अपना एडजस्टमेंट स्थापित करते हैं। प्रत्येक जो प्रदेश विशेष के सभी अवयव, जैसे कि अगर बात करें भूमि की बनावट, जलवायु, मृदा, वनस्पति, जीव जंतु, सभी में पारस्परिक अंतःक्रियाएं होती है, यानी वे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। कोई भी पदार्थ ये नहीं कह सकता है कि मेरा जो स्वतंत्र अस्तित्व है, स्वतंत्र अस्तित्व का अर्थ होता है कि हम इस प्रकार से कहें कि मिट्टी कह दे कि मिट्टी कहती है कि मुझे तो पेड़ों की आवश्यकता नहीं, तो बिना, या फिर पेड़ कहते हैं कि मुझे मिट्टी की आवश्यकता नहीं, तो दोनों ही संभव नहीं। जैसे कि जो मिट्टी है, मिट्टी के अंदर जो पोषक तत्व होता है वो पेड़ को पोषण प्रदान करता है, और जब पेड़ के जो पत्तियां हैं उसकी छाल है या उसकी जो छांव है, तो वो मिट्टी के अंदर पोषक तत्वों को भी बनाए रखते हैं तथा उसकी जो मिट्टी के अंदर जो पाए जाने वाले जो छोटे छोटे जीव है उसको भी वो संरक्षण प्रदान होता है। पेड़ की जो जड़ें होती है वो मिट्टी को संगठित रखती है, उसको बहकर जाने नहीं देती। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो मृदा के निर्माण में धरातल और जलवायु के साथ साथ वनस्पति का भी प्रभाव है। जलवायु भी प्रभावित करता है कि अगर तापमान और वर्षा के द्वारा जो है मिट्टी की जो बनावट है वो प्रभावित होती है। इसी प्रकार से जलवायु का प्रभाव वनस्पतियों पर भी पड़ता है और जो वनस्पति होती है वो जलवायु को भी प्रभावित करती है। तो इस प्रकार से सार्वजनिक एकता के अगर जन्मदाता की बात करें तो वो कहते हैं, यानी इसको सार्वजनिक टेरेस्ट्रियल यूनिटी की जो सबसे पहले बात करने वाले थे वो थे हम्बोल्ट। हम्बोल्ट कहते हैं कि पृथ्वी के धरातल पर जो भी विभिन्नताएं हमें दिखती है उसके पीछे एक व्यापक एकता है। पृथ्वी की सतह पर जो भूदृश्य है, जैसे पर्वत पठार मैदान है या मानव जो समूह है, उसमें पाई जाने वाली विभिन्नता का कारण एकता माना गया। यानी विश्व में केवल एक ही आत्मा है जिसके कारण पृथ्वी की बाह्य विषमताओं के पीछे व्यापक एकता पाई जाती है। रेडचेल जो अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजोग्राफी में ये भी ये कहते हैं कि सभी जगह पार्थिव एकता पाई जाती है। भौगोलिक दृश्य जो होते हैं वो वहां के वातावरण से संबंधित होते हैं। तो इसी प्रकार से कई उदाहरण दिए जा सकते हैं, जैसे कि वायुमंडल और जलमंडल, ये पृथ्वी के दो आधारभूत तथ्य हैं, यानी वायु और पानी दोनों। अब दोनों
की एक संचरण व्यवस्था होती है। वायुमंडल संचरण व्यवस्था में ऋतुएं, जलवायु जैसे तथ्य देखने को मिलते हैं जो मनुष्य को डायरेक्टली प्रभावित करती है। अब जलवायु की विभिन्नता जो है वह आपको अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग प्रकार की जलवायु देखने को मिलेगी। यानी अक्षांशों के आधार पर देखें तो जलवायु भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक आपको एक क्रम में देखने को मिलेगी। यानी आप अगर देखें तो विश्व का अगर मैप देखें कि अगर हम अ, चलते हैं यहाँ पर, अब इस पूरे की पूरी पृथ्वी की बात करें तो पूरी पृथ्वी पर अगर हम गौर करें तो सभी जगह, जैसे कि अगर मैंने कहा कि यहाँ से इक्वेटर पास होती है तो इक्वेटर जहां जहां पर पास होगी वहां सभी जगह पर आपको अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। ठीक है। कर्क रेखा और मकर रेखा का जो बीच का क्षेत्र होगा विश्व के, कल चाहे इस कोने की बात करें चाहे इस कोने की बात करें, सभी जगह आपको एक जैसी विशेषताएं देखने को मिलेगी। तो ये जो चीजें होती हैं वह सभी जगह आपको एक जैसी देखने को मिलती है, यानी उनमें पार्थिव एकता पाई जाती है। तो इसी प्रकार से वायुमंडल जलमंडल से संबंधित होता है। नदियों का जल अगर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है तो आगे नहीं बढ़ पाता। तो इस प्रकार के पृथ्वी पर जितने भी पर्यावरण के जितने भी जो तत्व हैं, चाहे वह धरातल है, चाहे मानव है, चाहे वायुमंडल है, चाहे जलमंडल है, चाहे भू आकृतियां हैं, सभी में आपको एकता दिखाई देता है। कोई भी तत्व कह नहीं सकता कि मैं स्वतंत्र हूं, यानी स्वतंत्रता नहीं है। सभी में आपस में अंतर संबंधता पाई जाती है। सभी जो तथ्य हैं वो एक दूसरे से संबंधित देखने को मिलते हैं। सभी में पार्थिव एकता यानी टेरेस्ट्रियल यूनिटी देखने को मिलता है। अब ब्रून्स ब्लांस जो है इस प्रकार से अपनी बात को व्यक्त करते हैं, इसी चीज को स्पष्ट करते हैं कि किसी स्थान पर जितने भी जीवधारी, यानी कोई स्थान ले लीजिए जैसे कि हमने अफ्रीका लिए, और उस पर जितने भी रहने वाले जीवधारी हैं, यानी जितने भी मनुष्य हैं, चाहे जानवर है, वनस्पति है, पशु पक्षी है, मानव होते हैं, उन सभी में एक संबंध होता है और वे सभी अपनी परिस्थिति से सामंजस्य स्थापित करते हैं। यानी अगर कोई कहे कि गाय है तो गाय कहेंगे मैं तो मेरा स्वतंत्र अस्तित्व है, तो ऐसा संभव नहीं है। गाय को भी कई प्रकार के चारे और कई प्रकार के पैलेट्स वगैरह चाहिए, उनके बछड़ों की देख रेख के लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता रहती है, और एक व्यक्ति को भी एक गाय या किसी जानवर की आवश्यकता होती है, चाहे चमड़े के रूप में हो, चाहे दूध के रूप में हो, चाहे मांस के रूप में हो। तो सभी एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं। तो इस प्रकार वातावरण में जितने भी जो प्राकृतिक तत्व होते हैं और जीव जंतु होते हैं, सभी का प्रभाव एक दूसरे पर पड़ता है, और सभी हम वातावरण में कह सकते हैं इन सभी का मिला जुला हम अध्ययन करते हैं। ब्रुन्स जो है वो इस प्रकार से इस बात को स्पष्ट करते हैं कि इन तथ्यों के विभिन्नता का अध्ययन अलग अलग नहीं किया जा सकता है। कि अगर हम कहें कि हम बिना मिट्टी को पढ़े, यानी मिट्टी के बारे में तो हम बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करें और पेड़ पढ़ना शुरू कर दें, तो ये कहाँ तक संभव है। हम मिट्टी को नहीं पढ़ेंगे तो वहां पर पाए जाने वाले हम वनस्पति के बारे में अध्ययन नहीं कर सकते हैं। वनस्पति के बारे में नहीं पढ़ते हैं तो हम वहां पर पाए जाने वाले जीव जंतु के बारे में नहीं कर सकते हैं। और अगर हम जलवायु की बात नहीं करते हैं तो वहां पर वनस्पति क्या होगी और वनस्पति जीव, यानी अगर कहेंगे जैसे कि जलवायु, अब बारिश होगी, जैसे कि हमने कहा कि वर्षा, अब जो वर्षा है, अब वर्षा होगी तभी तो वहां पर पेड़ होंगे, और जहां पर पेड़ होंगे वहां पर जीव होंगे, और पेड़ और जीव दोनों मिलाकर कह सकते हैं कि मिट्टी के लिए आवश्यक ह्यूमस उत्पन्न करते हैं, और ह्यूमस जो होता है वापस जो रहता है वो पेड़ के लिए वापस उपयोगी रहता है। जो पेड़ होते हैं वो बारिश के लिए उपयोगी होते हैं। तो इस प्रकार से सभी जो है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, सभी में एक संबंध पाया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि जैसे कि गांव का उदाहरण कर ले या किसी नगर का उदाहरण ले लो, तो वो एक स्वतंत्र नहीं। तो जहां पर जिस जलवायु के अंतर्गत वो गांव या शहर है, जिस मिट्टी से वह भोजन प्राप्त करता है, वह वातावरण जिसमें वह नगर या गांव के लोग जीवित रहते हैं, सभी एक दूसरे से संबंधित है। यानी वहां उस गांव की जलवायु जो है, उसकी मिट्टी है, उन सभी में संबंध पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये पार्थिव एकता का सिद्धांत माना जाता है। तीसरा जो सिद्धांत है इसका महत्वपूर्ण, वो है वातावरण समायोजन का सिद्धांत। अब वातावरण समायोजन का सिद्धांत क्या है? वातावरण समायोजन का सिद्धांत हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि जितने भी जो मानव भूगोल के या कहीं पर भी इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जो पदार्थ हैं, उन पदार्थों में वातावरण के साथ समायोजन की अद्भुत क्षमता पाई जाती है। अद्भुत क्षमता का अर्थ हो गया है
कि जितने भी जो तथ्य पाए जाते हैं, चाहे मनुष्य ले लीजिए, चाहे हम किसी जीव को ले लें, तो वो एक दो जो अपने जिस वातावरण में वो निवास करता है, उस वातावरण के साथ वो अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करता है। एडजस्ट करने की कोशिश करता है यानी विभिन्न जो वातावरण के या प्रदेशों के वातावरण द्वारा जो निर्धारित की गई सीमाओं के अंदर वह कि वहाँ के जो निवासी होते हैं, वहाँ के जो मानव वर्ग होते हैं, अपनी आवश्यकताओं, अपनी क्षमताओं और छांट के अनुसार अपने वातावरण के साथ अपने एडजस्टमेंट स्थापित करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें एस्किमोज की बात करें, तो एस्किमोज जो है वो जिस क्षेत्र के अंतर्गत रहते हैं, तो वहाँ के जो वातावरण है, उस वातावरण के साथ उन्होंने अपना समायोजन स्थापित किया। समायोजन किस प्रकार से स्थापित किया कि अगर वो उस क्षेत्र के अंतर्गत अगर समायोजन नहीं स्थापित करते, तो हो सकता था कि उसे या फिर तो वो क्षेत्र छोड़ना पड़ता, या फिर हो सकता था कि वहां पर उन्हें विभिन्न प्रकार की जो समस्या है, उन समस्याओं का सामना करना पड़ता। तो इस प्रकार से उन्होंने वातावरण समायोजन को अपनाया और वातावरण समायोजन के साथ अपने आप को वहां पर स्थापित किया। तो इस प्रकार से जैसे कि अगर हम वातावरण की बात करें, तो वातावरण के साथ समायोजन, वातावरण भी हमारे दो प्रकार के होते हैं। वातावरण दो प्रकार के किस प्रकार से, तो एक जो वातावरण होता है वह तो होता है हमारा प्राकृतिक वातावरण। अब प्राकृतिक वातावरण यानी जो भौगोलिक दशा है वो मानव पर प्रभाव डालती है, और मानव भी इन पर प्रभाव डालता है। सामान्य मानव क्या चाहता है कि प्राकृतिक जो परिस्थितियां है उसके अनुसार हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। यानी हम क्या चाहते हैं कि बारिश नहीं हो, बारिश नहीं हो, बारिश होगी तो कीचड़ होगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। हमें एडजस्ट करना पड़ता है। हम बारिश के साथ भी एडजस्ट करते हैं, हम सर्दियों के साथ भी एडजस्ट करते हैं, और गर्मियों के साथ भी एडजस्ट करते हैं। इसमें दो प्रकार के वातावरण आपके सामने होंगे, एक होगा प्राकृतिक वातावरण और एक होगा सांस्कृतिक वातावरण। अब प्राकृतिक वातावरण का अर्थ का हम की बात करें, ये वे भौतिक शक्तियां हैं और प्राकृतिक तत्व जिनका हमारे ऊपर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। जैसे कि सूर्य का ताप है, पृथ्वी की जो दैनिक गति है, वार्षिक गति है, गुरुत्वाकर्षण है, ज्वालामुखी है, भूपटल की गति यानी ऊपर नीचे उठना, भूकंप, ज्वालामुखी आना। तो ये जो सारे के सारे हैं, ये प्राकृतिक वातावरण के अंतर्गत जाने जाते हैं। अब इसके अंतर्गत कई जैसे कि अपक्षय होगा, अपर्दन होगा, विकिरण होगा, ताप का संचालन होगा, वायु और जल की के अंदर गतियां होगी, जीव जातियों का जन्म होगा, मरण होगा, विकास होगा, ये सारे के सारे इसके अंदर शामिल किया जाता है। अब सांस्कृतिक भूदृश्यों की बात करें या सांस्कृतिक वातावरण की बात करता है, तो सांस्कृतिक वातावरण क्या होता है कि मनुष्य क्या करता है कि अपनी आवश्यकता के अनुसार वातावरण को ढालने की कोशिश करता है। जैसे कि उसको खेती करनी थी, तो उसने जंगल को साफ किया और वहां पर खेत बना दिए, सड़कें बनाई, नहरें बनाई, रेल मार्ग बनाए, पर्वतों को काट कर वो सुरंग बनाता है, नई बस्तियां बसाता है, अनेक प्रकार के उपकरण, अस्त्र शस्त्र, यंत्र, विभिन्न प्रकार के कह सकते हैं कि हर प्रकार से वो प्राकृतिक शक्तियों के का शोषण करे और उससे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो ये सारा का सारा उसका सांस्कृतिक वातावरण कहलाता है। अब उसके साथ यानी सांस्कृतिक तत्वों के साथ वो अपने साथ दो प्रकार की क्रिया करता है, या फिर तो वो बदल दो या फिर बदल जाओ। तो मानव दोनों प्रकार के वातावरण जो है उनके अनुसार कार्य करने लगता है। तो या फिर तो वो वातावरण में परिवर्तन करता है, या फिर परिवर्तन नहीं कर पाता है तो वो खुद बदल जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें, हमें बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, तो बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है तो हम क्या करेंगे, हम गर्मी को तो कम नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, कुछ चेंजेस करेंगे। यानी या फिर तो बदल दो या फिर बदल जाओ। अब बदल दो यानी गर्मी में हम सूर्य को दूर हटा नहीं सकते हैं, पृथ्वी को हम हटा नहीं सकते हैं, तो हमें गर्मी तो मिलेगी। अब गर्मी को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम ऐसे वस्त्र पहनेंगे कि हमें कम से कम गर्मी को एब्जॉर्ब मिले, हम रिफ्लेक्शन ज्यादा हो, तो हम सफेद कपड़ों को पहनेंगे। मकानों का जो रंग है वो सफेद रंग का करवाएंगे, घर में एयर कंडीशनर या फ्रिज या पंखों का प्रयोग करेंगे, कूलर का प्रयोग करेंगे। तो हमने क्या किया, अपने आप में चेंजेस किया। या फिर उसके साथ उसको एडजस्ट कर लो कि हाँ गर्मी है तो हमें तो रोज इससे सहन करनी ही है, तो वो अपने साथ उसको अनुकूल बना दिया। तो हम दो प्रकार से परिवर्तन, या फिर तो हम वातावरण में बदलाव करते हैं, या फिर परिवर्तन नहीं हो संभव है तो हम खुद बदल जाते हैं। तो जैसे कि एस्किमो ने अपने आप को बदल दिया कि भाई अब बर्फ वाला क्षेत्र है तो इस क्षेत्र को छोड़कर कहाँ जाएंगे, तो हम यहीं रहेंगे, और जो वातावरण है उसके अनुसार हम ढल जाते हैं। तो हम वहां पर गेहूं और बाजरी न उगाकर हम मांस की मछलियों पर जीवित रहेंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने एडजस्टमेंट किया। तो वातावरण के अनुसार जब हम अनुकूल प्रक्रिया करते हैं तो वो हमारा समायोजन। अब समायोजन भी दो प्रकार का होता है, एक तो होता है अनुकूलन, अनुकूलन का होता है अडेप्शन,
और दूसरा होता है रूपांतरण, जिसे कहा जाता है मॉडिफिकेशन। अनुकूलन का अर्थ होता है कि प्राकृतिक जो पर्यावरण है उसके अनुसार मनुष्य ने अपने आप को ढाल दिया। जैसे कि हिमाचल प्रदेश जो है वहां पर बर्फ ज्यादा गिरती है और काफी उबड़ खाबड़ का क्षेत्र है, तो उस बर्फ वाले क्षेत्र को पिघलाना या उबड़ खाबड़ जो पहाड़ी क्षेत्र है उसको समतल करने की बजाय उसने क्या किया कि उसके अनुसार वहां पर रहने लग गया है। टुंड्रा प्रदेश में बर्फ के मकान, अब लकड़ी के या फिर पत्थरों के मकान नहीं बना सकता है तो उसने बर्फ के मकान, इग्लू बनाने शुरू कर दिए। सूती वस्त्र या सिंथेटिक वस्त्र नहीं मिलते तो खाल के वस्त्र पहनने शुरू कर दिए। रेगिस्तान के अंतर्गत ढीले ढीला लंबे लंबे चौगे पहनने शुरू कर दिए, ऊंट की सवारी का आनंद लेने लगा। तो ये अनुकूलन है, हमने आपको वहां उसके अनुकूल कर दिया। दूसरा होता है मॉडिफिकेशन, जिसे कहा जाता है रूपांतरण। रूपांतरण का अर्थ होता है कि जैसे जैसे जो संभववादी कल्पना चलती है, जैसे कि मानव ने अपने वैज्ञानिक ज्ञान और तकनीकी का जो प्रयोग है वह प्राकृतिक जो वातावरण है उसमें परिवर्तन करने की कोशिश करता है, तो उसको बदलने की कोशिश करता है। जैसे कि गर्मी का होना स्वाभाविक है, तो उसको बचने के लिए वो क्या करता है, वह पंखे का प्रयोग कर दिया, उसने कूलर लगा दिए, ठीक है, या फिर एयर कंडीशनर का यूज कर दिया। तो इस प्रकार का है वो मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन यानी अपने अंदर कुछ परिवर्तन लाओ, खुद बदल जाओ। और अनुकूलन यानी प्रकृति के अनुसार बदल जाओ। तो ये कई चीजें, जैसे कि अगर हम कहीं स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो ऐसे कॉलेज का उदाहरण ले लेते हैं, तो कॉलेज में जिस प्रकार से हमारे कॉलेज में कई प्रकार की रेस्ट्रिक्शंस हैं, तो हम रेस्ट्रिक्शंस के साथ अनुकूलन, पहली बार जब फर्स्ट ईयर के अंतर्गत आते हैं तो हमें लगता है कि ये भी बंद है, ये भी नहीं करना, वो भी नहीं करना है, तो उस समय लगता है कि क्यों ना हम उसको बदल दें। अब जब बदलने की कोशिश करते हैं तो उसमें रूपांतरण यानी मॉडिफिकेशन कहलाएगा। नहीं, ऐसे भी इस प्रकार के रूल्स नहीं चलेंगे, कॉलेज में ऐसा नहीं चलता है, कॉलेज में यूनिफॉर्म नहीं चलेगी, हम को फ्री क्लास चाहिए, हम कैफेटेरिया में जाएंगे। तो ये अब अगर आप चेंजेस करते हो तो वो आपका मॉडिफिकेशन कहलाएगा। अनुकूलन क्या करता है कि फर्स्ट ईयर के अंतर्गत थोड़ा सा महसूस होता है कि हाँ ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लेकिन फाइनली क्या होता है कि चलो ठीक है यार, बढ़िया है, हम जैसा है उसमें पढ़ेंगे और कैफेटेरिया का कम से कम हम यूज करेंगे। जब हम फ्री क्लास होगी तो हम लाइब्रेरी का यूज करेंगे, क्लास के ऊपर क्लास रहेगी, यूनिफॉर्म में पहनना अच्छा रहता है। तो अपने आप में हमने बदलाव कर दिया, तो ये कहलाता है आपका अनुकूलन। तो वातावरण के अंतर्गत आपके मनुष्य अनुकूलन करता है। तो मानव भूगोल जो है उसको 3 प्रकार से समझा जाता है कि हर प्राणी जो इस पृथ्वी पर है वो एक्टिव है, वह कुछ न कुछ उसमें चेंजेस आ रहे हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी जो तत्व है उसमें एकता पाई जाती है, स्वतंत्र कुछ नहीं। यानी वर्षा कहें कि मुझे तापमान का कोई लेना देना नहीं है, तो ऐसा संभव नहीं है। पेड़ पौधे कह दे कि मुझे बारिश का कोई लेना देना नहीं है, तो ऐसा संभव नहीं है। या बारिश कह दे मुझे पेड़ पौधों का कोई लेना नहीं, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। वातावरण समायोजन का आपने समझ लिया। तो इस प्रकार से ये 3 जो सिद्धांत है, उन सिद्धांतों के आधार पर हम मानव भूगोल का अध्ययन करते हैं। यहाँ पर वापस इसी सिद्धांतों को है, पृथ्वी पर मौजूद सभी तत्व, चाहे जड़ हो, चेतन हो, प्राकृतिक हो या सांस्कृतिक हो, वो समय के साथ बदलते रहते हैं। प्रत्येक वस्तु या फिर तो बढ़ रही है या घट रही है, वास्तव में कुछ है, कुछ गति रहित नहीं है। अतः भूगोल के मानवीय और भौतिक तत्व निरंतर परिवर्तनशील है, ऐसा जीन ब्रून्स कहते हैं। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, यानी चेंज जो है वो होते रहते हैं। कुछ भौतिक शक्तियों के अंतर्गत परिवर्तन होते हैं, कुछ जैविक शक्तियों के अंतर्गत परिवर्तन होते हैं, और कुछ परिवर्तन जो होते हैं वह मानव, यानी भौतिक शक्तियां भी परिवर्तनशील है, जैविक शक्तियां भी परिवर्तनशील है, और मानव शक्ति है वो भी परिवर्तनशील है। जीव की उत्पत्ति होती है, जीव का विकास होता है और जीव समाप्त होता है। यानी जीव जन्म लेता है, फिर आगे बढ़ता है और फिर लास्ट में फाइनली समाप्त हो जाता है। बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था और जीर्णावस्था, ये अवस्थाएं चलती है। बालक जन्म लेता है, बालक जवान होता है, जो बालक जो जवान हो जाता है और जवान वापस बूढ़ा व्यक्ति बनता है। इस प्रकार का प्रयास, इस प्रकार की जो प्रोसेस है लगातार चलती रहती है, चाहे जीव के संदर्भ में हो चाहे किसी भौतिक दृश्य के संदर्भ में हो, इस प्रकार की प्रोसेस चलती है। पार्थिव एकता क्या कहते हैं कि पृथ्वी पर मौजूद प्रत्येक तत्व एक दूसरे से संबंधित व निर्भर है, एक दूसरे से रिलेटेड भी है और एक दूसरे पर डिपेंडेंट भी है। किसी का भी पृथक स्वतंत्र अस्तित्व संभव नहीं है। सभी जो है वह स्वतंत्र न होकर एक दूसरे से
संबंधित रहते हैं, स्वतंत्र नहीं रहते हैं। मानव के रहन सहन यानी किस प्रकार से वो रहता है, क्या खाता है, क्या पीता है, वेशभूषा, खान पान, सामाजिक व्यवहार, उन सभी पर भौगोलिक प्रभाव पड़ते हैं। और जो मनुष्य है स्वयं अपने विवेक और तकनीक द्वारा भौगोलिक कारकों को यानी जो भौगोलिक कारक है, अब भौगोलिक कारक हैं जो प्रभावित, जैसे कि हमने कहा कि अब रेगिस्तान में वेशभूषा क्या होगी, तो ढीले ढीले वस्त्र पहनेंगे। खान पान क्या होगा, तो पानी का कम प्रयोग होगा, या बाजरे का प्रयोग होगा, या दूध दही का प्रयोग होगा। सामाजिक व्यवस्था भी उसी के अनुरूप होगी। पहाड़ों पर क्या होगा, तो वेशभूषा अलग प्रकार की रहेगी। खान पान ये किसने तय किया, पहाड़, पहाड़ है, रेगिस्तान, ये क्या है, भौगोलिक। तो भौगोलिक जो प्रभाव है वो इस चीज को प्रभावित करते हैं। उसी प्रकार से जो भौगोलिक कारक होता है उसको मनुष्य क्या करता है, प्रभावित करता है। कि भाई अब रेगिस्तान है तो रेगिस्तान के अंदर कूलर लगा दिया उसने, वहां पर रेफ्रिजरेटर लगा लिया, वहां पर कांच के ठंडे प्रदेशों के अंदर कांच के घर बना दिए, तो ये कुछ मॉडिफिकेशन वो कर सकता है। मिट्टी के निर्माण में जलवायु का योगदान होता है, भूमि वनस्पति का भी योगदान रहता है, और स्वयं जो मिट्टी होती है वह भी वनस्पति, ये वनस्पति है, वनस्पति को प्रभावित करती है। यानी मिट्टी को निर्मित करने में किसका योगदान है, जलवायु, भूमि और वनस्पति। और जो मिट्टी है वापिस वनस्पति को रोल निभाती है, वनस्पति को सहारा देती है। तो इस प्रकार से दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। वातावरण की भौतिक दशाओं का योग है, ऐसा फ्रेडरिक रेडजेल अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजोग्राफी के अंतर्गत इस बात को कहता है। पृथ्वी के धरातल, ये धरातल है, पृथ्वी के धरातल एवं वायुमंडल में विद्यमान प्रत्येक जैविक और अजैविक तत्व भौगोलिक वातावरण के कारक हैं जो एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं और एक दूसरे से नियंत्रित भी होता है। लास्ट जो है वह है अनुकूलन, वातावरण समायोजन, उसमें अनुकूलन करता है, यानी दूसरों के अनुसार अपने आप को ढालने, स्वयं को वातावरण के अनुसार डाल दो। गर्मी है तो कोई बात नहीं, गर्मी को सहन करो, सर्दी है तो सर्दी को सहन करो, बारिश ज्यादा हो रही है तो बारिश को सहरो, उसके अनुसार ढाल दो। तो ज्यादा बारिश वाले क्षेत्रों में रहने वाले जैसे कि पिग्मी हैं, तो पिग्मी लोगों ने कभी ये प्रयास नहीं किया कि यार इसको छोड़कर, इस जंगलों को छोड़कर चलते हो अमेरिका चलते हैं, वहां पर अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे और पिज्जा बर्गर खाएंगे, कभी नहीं सोचा। उन्होंने कहा कि ठीक है ऐसा वातावरण है तो अपने आप को यहीं पर एडजस्ट कर लेते हैं। इसी प्रकार से जो अरब के बद्दू है वो कभी नहीं सोचते हैं कि इस गर्म क्षेत्र से हमारा छुटकारा मिले और कम हम चले जाते हैं, वो उन्होंने अपने आप को वहां पर एडजस्ट किए। तो ये कहलाता है अनुकूलन। मनुष्य द्वारा वातावरण के विभिन्न कारकों के प्रभाव के अनुसार समायोजित करना, यानी मनुष्य जो होता है वो वातावरण के विभिन्न कारक, वातावरण के विभिन्न कार्य यानी जलवायु, वर्षा, जो जलवायु जिसके अंतर्गत ताप और वर्षा दोनों को शामिल किया जाता है, तो तापमान या वर्षा या सर्दी के अनुसार अपने आप को जब एडजस्ट करता है तो वह अनुकूलन कहलाता है। कुछ परिवर्तन जो होते हैं वो आंतरिक होते हैं, अंदर की तरफ ऐच्छिक होते हैं, मर्जी हो तो बदले, या प्राकृतिक भी हो सकते हैं, तो दोनों प्रकार से होते हैं। कुछ बाह्य होते हैं जैसे कि दूसरे स्थान के अनुसार वेशभूषा बदल देना है, जैसे कि अगर हम साउथ इंडिया में जाएंगे तो साउथ इंडिया में जाएंगे तो हम वहां पर भले ही यहाँ पर धोती नहीं पहने लेकिन वहां पर हम व्हाइट कलर की जो धोती या लुंगी जो है वो धारण कर लेंगे, तो वो परिवर्तन जो है वो बाह्य है, लोगों को दिखाने के लिए, या हम कह सकते हैं हम आपकी वेशभूषा के अनुसार है। तो परिवर्तन आंतरिक भी हो सकते हैं, बाह्य भी हो सकते हैं। परिवर्तन यानी मॉडिफिकेशन, अब मॉडिफिकेशन जैसे कि अनुकूलन में तो हमने किया कि वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल दिया। अब परिवर्तन मॉडिफिकेशन क्या कहता है, दूसरों के अपने अनुसार बदलो। जैसे कि अपने कहा कि बारिश ज्यादा हो रही है तो बारिश ज्यादा हो रही है तो हम छतरी का प्रयोग करेंगे, या पे कुछ परिवर्तन लाने की कोशिश करेंगे, बारिश को कम करने की कोशिश करेंगे। तो किसी भी वातावरण में अपने अनुकूल परिवर्तन करना, अपने अनुकूल यानी ये अनुकूलन जो है, वातानुकूलन जिसे कहा जाता है, जो एयर कंडीशनर, काफी ज्यादा गर्मी होती है उन क्षेत्रों में एयर कंडीशनर का यूज किया जाता है। तो एयर कंडीशनर क्या कहता है कि आपको जिस टेम्परेचर को चाहिए ऐसा टेम्परेचर वो क्रिएट कर लेता है, तो ये मॉडिफिकेशन कहलाता है। प्राकृतिक वातावरण में हम परिवर्तन करते हैं, सांस्कृतिक वातावरण में परिवर्तन कर सकते हैं, जैसे कि बोलचाल, खान पान, रहन सहन में बदलाव कर सकते हैं, ये मॉडिफिकेशन है। जैसे कि हमने कहा कि भले ही मैं मेरे घर में दाल बाटी खा रहा हूँ या फिर शाकाहारी हूँ, तो लेकिन मुझे ऐसे क्षेत्रों में रहना पड़ रहा है जैसे कि काफी कोल्ड रीजन्स है, वहां पर शाकाहारी भोजन नहीं मिल रहा है, तो हो सकता है था कि मैं अपने आप में इस प्रकार के बदलाव लाऊं कि मुझे मांसाहारी बनना पड़े, तो वो एक प्रकार का कर सकते हैं कि वहां पर मुझे मॉडिफिकेशन करना पड़ा उसके अनुसार। तो मैं अपने आप को एडजस्ट करूंगा, अगर एडजस्ट नहीं करूंगा तो क्या होगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी, मैं भूखा मर जाऊंगा। अगर कह सकते हैं कि मैं मुझे मुझे टाइट कपड़े पहनना पसंद नहीं है लेकिन मैं ठंडे क्षेत्रों में जाऊंगा, मैं बनियान में रहना पसंद करता हूं, तो ठंडे क्षेत्रों में मैं नहीं रह सकता।
तो जहां पर जाओगे, मुझे रेनकोट पसंद नहीं है लेकिन मैं बारिश वाले क्षेत्रों में जाऊंगा तो मुझे रेनकोट में रहना पड़ेगा। तो ये जो चीजें हैं, तो बोलचाल, खान-पान और रहन-सहन में हम इस प्रकार के बदलाव करते हैं। बदलाव क्यों करते हैं? क्योंकि हमें वहाँ पर एडजस्ट करता है। जैसे कि जलवायु परिवर्तन से त्वचा का रंग रंग भी है, वो भी इसी प्रकार से बदल जाता है। तो इस प्रकार से ये आपके पूरे के पूरे 3 सिद्धांत थे, जिसके अंतर्गत हमने वातावरण समायोजन, पार्थिव एकता और जो क्रियाशीलता है, उन तीनों ही सिद्धांतों को अच्छी तरीके से समझा है।